मैम हम लोग लाइव आ गए हैं फेसबुक पेज पर। ठीक है, आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? हाँ आ रही। हाँ ठीक है, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी। जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं अवधेश यादव। स्वागत करता हूं आपका कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पर चर्चा पेज पर। दोस्तों, अब तक के लाइव सेशन में हम सभी ने फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आई सर्जन, रेटिना सर्जन और पेडिट्री को सुना और देखा। उनको काफी कुछ नॉलेज मिली हम लोगों को उनसे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शीला शर्मा मैम। डॉक्टर शर्मा highly qualified, experienced gynecologist. She is a very senior doctor and also professor and HOD in Rama Medical College. मैम कानपुर पेज और चाय पे चर्चा पेज वेलकम जी। धन्यवाद। मैम अवधेश एक जी बार आपका आपका। स्वागत। जी। जी जी जी। जी जी। धन्यवाद। आपका ये थैंक यू। प्रयास बहुत सराहनीय है। और जी आज का जो टॉपिक आपने चुना है वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। जी जी इसके मैम। ऊपर चर्चा। जी 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 बिल्कुल, चर्चा हम लोग उस पर करेंगे। तो मैम सबसे जी। पहले आपका अप्रूवल हो तो हम लोग आज का जो क्वेश्चन सेशन है, जो स्पेशली फॉर द वुमेन है, खासतौर से महिलाओं के लिए है, जिसपे हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट टाइप, सिम्टम, ट्रीटमेंट और उनके प्रिवेंशन के बारे में। अगर आपका अप्रूवल हो तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़े। जी। वी मैम कैन जो गो। पहला सवाल आता है महिलाओं को लेके, वो आता है कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसके लक्षण क्या है। अगर हम बात इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज द ओवेरियन सिस्ट, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर एंड व्हाट इज द सिस्टम। सबसे पहले मैं ये इस मॉडल पे बताना चाहती हूँ कि ये जी हमारी जी बच्चेदानी है। और जी ये जी। फैलोपियन ट्यूब्स हैं। आई थिंक आई एम। थोड़ा सा बीच में करिएगा। अच्छा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। एक मिनट। अ, ये ये मॉडल है इसका। तो जी ये जी। बच्चेदानी है बीच में। ये फैलोपियन ट्यूब्स है। और इसके पिछले साइड में यहाँ पर थोड़ा सा ये। बीच में रखिए मैम, थोड़ा सा बीच में रखिए, अपने अपने बीच में रखें इसको। अपने अ, बीचों बीच। हाँ हाँ यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो दिख रहा है। एक मिनट, अब नहीं दिख रहा। हाँ तो ये हाँ। तो ये इसके पीछे दो ओवरीज होती हैं। इसमें हर महीने एक फॉलिकल बनता है। एक फॉलिकल बनता है और वो मैच्योर होके रप्चर होता है और उसके बाद हमारा अंडा या ओवम लिबरेट होता है। तो कभी किसी कारणवश ये फॉलिकल नहीं फूट पाता है और उसका फ्लूइड अक्यूमुलेट होता चला जाता है। उससे हमारे शरीर में सिस्ट बनती है जो फॉलिकुलर सिस्ट कहलाती है, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो महिलाओं में ये बहुत ही आम सिस्ट है जो कि फिजियोलॉजिकल सिस्ट है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, तो सिस्ट जो होती है वो फ्लूइड फिल्ड छोटी छोटी सैक्स होती हैं। सैक्स मतलब कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवरी के अंदर या उसके सतह पर बनते हैं। ओवरी ये एक हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट रहने वाला ऑर्गन है। तो इसमें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से सिस्ट बन सकती हैं। लेकिन सारी सिस्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं होती है। तो उसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो मोटे मोटे तौर पे सिस्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फंक्शनल सिस्ट एंड नॉन फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट तीन प्रकार की होती हैं: फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट और थिका ल्यूटिन सिस्ट। और जो नॉन फंक्शनल सिस्ट होती हैं वो नियोप्लास्टिक हो सकती है, मतलब ट्यूमर वाली सिस्ट हो सकती हैं। नॉन फंक्शनल सिस्ट कैन बी नॉन नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लास्टिक। तो नॉन नियोप्लास्टिक सिस्ट जो होती है उसमें सबसे कॉमन टाइप की सिस्ट होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। आजकल आपने सुना होगा, आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। दूसरा कॉमन नॉन नियोप्लास्टिक सिस्ट है, वो है चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। बाकी नियोप्लास्टिक सिस्ट में भी तीन टाइप्स होते हैं। एक तो वो सिस्ट बिनाइन हो सकती है, बॉर्डर लाइन कैंसरस हो सकती है या कैंसरस हो सकती है।
तो ओवेरियन सिस्ट का इतना बड़ा रेंज है कि वो एकदम फिजियोलॉजिकल नॉर्मल भी हो सकती है या बहुत सीरियस मैलिग्नेंट सिस्ट भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो ये एज रिलेटेड होते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप में मैलिग्नेंसी को हमें ध्यान में रखना होता है। इवन बहुत यंग एज में, किशोरावस्था में जो सिस्ट होती है उसमें 20% मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो उन पेशेंट्स में और जिन जो रजोनिवृत्ति के एज के आसपास होती हैं, उन लोगों में मैलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि समझ लीजिए 20 से 35, 20 से 39, 20 टू 39 ईयर्स तक की जो चाइल्ड बेयरिंग एज में जो अमूमन सिस्ट होती हैं, वो ज्यादातर फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल सिस्ट होती हैं, जो आती जाती रहती है। मतलब वो डेवलप होंगी, फिर वो अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। बहुत कुछ उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देना होता है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं अवधेश जी, कि जी। पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो अल्ट्रासाउंड करा के आ गए, खुद पढ़ लिया उसमें सिस्ट है, फिर वो हमें दिखाने आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि दिक्कत क्या है, तो उनको कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ वो अल्ट्रासाउंड पढ़ के कि हमें सिस्ट है, हमें सिस्ट है, वो इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और कभी कभार वो मतलब गलत सलाह भी ले लेते हैं। तो ये जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में, जो 5 से 7 सेंटीमीटर तक की सिस्ट होती हैं, वो ज्यादातर केसेस में फंक्शनल सिस्ट होती है। उनसे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। उनसे कोई खतरा नहीं होता है। उससे कोई खतरा नहीं होता है, बशर्ते आप उसका ठीक से निदान कर लें, देख लें जी। कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और ज्यादातर केस में सिस्ट एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे सिस्ट का इलाज करना है जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर चली गई हो, या जिससे और कोई पेन हो, या उसकी वजह से अंदर हीमरेज हुआ हो, टॉर्शन हुआ हो, सीवियर पेन हो रहा हो, मैम इनफर्टिलिटी आपको हो। थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, पर एक और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आ जाता है कि जी, ओवरी सिस्ट का अगर सही समय पे इलाज नहीं कराया जी। तो क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है? इफ ओवरी सिस्ट इज नॉट ट्रीटेड एट द राइट टाइम, देन व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम? हाँ, ओवेरियन सिस्ट को जैसे मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल सिस्ट का साइज यूजुअली 7 से 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, और 3 सेंटीमीटर से नीचे भी नहीं होता है। आजकल आप रिपोर्ट्स देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि वह 17 मिलीमीटर की सिस्ट है। तो 30 mm की जब तक नहीं होती, उसको सिस्ट की परिभाषा में नहीं आते हैं वो। तो सिस्ट का। मैं फिर रोक रहा हूँ आपको, मैं फिर रोक रहा हूँ जी, थोड़ा सा। जो जी, जो व्यूवर्स जो जुड़े हुए हैं, जो फीमेल्स ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, जो आपने बताया 30 mm अगर से कम है तो जी। डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो आप जो व्यूवर सुन रहे हैं, इनको अगर आप अपनी भाषा में इनको समझाएं कि हम्म। 30 mm ती तक डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। ये चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में, अगर 30 mm की सिस्ट आपको पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में दिख रही है, तो उसको तुरंत जाके उसका निदान करा लेना चाहिए कि ये कैंसरस सिस्ट तो नहीं है। जी मैम, अगला सवाल जो आ तो जाता है कि ये तो पता आपने जो चल। पूछा कि जी सिस्ट का जी इलाज नहीं करने से क्या हो सकता है। जी जी जी। सिस्ट अमूमन, ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट आप 2 महीने 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो वो सिस्ट आपको गायब मिलेगी, वो नहीं दिखेंगी। जी लेकिन वो अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होना, या प्रेशर सिम्टम्स होना, या मैंने बताया जैसे अपनी जगह से मुड़ जाती है, टॉर्शन हो जाता है, ट्विस्ट हो जाती है, तो ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो आप उसका इलाज कराइए, पर उससे डरिए नहीं, क्योंकि उससे उसमें बहुत ज्यादा सीरियस कुछ नहीं होता है। ये मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की। लेकिन ये सिस्ट अगर बहुत यंग एज में हो रही है या पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में हो रही है, तो उसको बेशक बहुत जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लीजिए। मैम, जो अगला सवाल आ जाता है, क्या जी, ओवरिन सिस्ट का असर हमारे मेंस्ट्रुएशन या महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन पर पड़ता है? डज ओवरिन सिस्ट अफेक्टेड मेंस्ट्रुएशन? हाँ, ये फॉलिकुलर सिस्ट जो होती हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सिस्ट बनी होती है। तो नेचुरली मेंस्ट्रुएशन पे इसका असर पड़ता है। मेंस्ट्रुएशन डिले हो सकता है या मेंस्ट्रुएशन जल्दी हो सकता है। अमूमन ये डिले होता है, जल्दी जल्दी हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, या पेनफुल इंटरकोर्स की भी संभावना हो सकती है। मैम, एक और सवाल आ जाता है कि एक
गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट महिला है, जिससे पता चलता है कि ओवरिन सिस्ट है, क्या असर पड़ता है उन पर? अप टू 12 वीक्स तो फिजियोलॉजिकल सिस्ट जो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है वो परसिस्ट हो सकती है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो तेजी से बढ़ तो नहीं रही है या इतनी बड़ी नहीं हो गई है जो कि डिलीवरी के प्रोसेस में कोई बाधा उत्पन्न करे या बच्चे की ग्रोथ में कुछ बाधा उत्पन्न करे। तब तक उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं। प्रेगनेंसी में उसको सिस्ट को हटाना खतरे से खाली नहीं है। अगर ओके, जरूरत ठीक पड़ेगी तो करना पड़ेगा। डर्मोइड सिस्ट आपने सुना होगा। डर्मोइड है। सिस्ट एक बिनाइन टाइप का सिस्ट होता है, उसके साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी और डर्मोइड सिस्ट देखने को मिलता है, बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन हाँ देखने को मिलता है, और उसका इलाज करना पड़ता है क्योंकि उसमें टॉर्शन की संभावना ज्यादा होती है। टॉर्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें पेशेंट अक्यूट एब्डोमेन से प्रेजेंट करता है, तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है। मैम एक और सवाल आ जाता है जो थोड़ा सा कठिन है और महिलाओं के लिए हो सकता है, क्या ओवरी सिस्ट का कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में बदलने की संभावना रहती है? इज देयर एनी हाँ पॉसिबिलिटीज टू ओवरिन सिस्ट टर्निंग इनटू द मेजर डिसीज लाइक द कैंसर? हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत फॉलिकुलर सिस्ट से नहीं होती है। वो फिर सीरस सिस्टैडिनोमा या म्यूसिनस सिस्टैडिनोमा टाइप के सिस्ट होते हैं जो जी जी। जिनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। और ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल मतलब ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने की जो स्थिति है वो 40 या 50 प्लस की एज में होती है। तो उनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, ये नहीं है कि वो मैलिग्नेंट कभी नहीं हो सकती, लेकिन वो अलग मैम टाइप की सिस्ट होती है। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जो सिस्ट का बनना होता है महिलाओं में या फीमेल्स हम्म, में, वो किस एज से लेके किस एज तक हो सकता है या क्या उसकी किसी भी शुरुआत होती है? किसी भी एज में हो सकता है। किसी ये भी किसी एज भी एज में में हो हो सकता सकता किसी भी एज में हो सकता है। चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में ये कॉमन है और ये बहुत ही मामूली बात है, बहुत ही है? सामान्य ओके। बात है। ये किसी मैम भी जो एज में ओवरिन हो जी सकता जी है। ये किसी भी जी। एज में हो सकता है, एकदम एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है। उस स्थिति में हम उसको बिल्कुल सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया 20% उसमें जर्म सेल ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, वो मैलिग्नेंसी की संभावना रहती है। ओके। तो ये किसी भी एज में मैम जो जब तक ओवरीज है तब तक कभी भी हो सकता है। मैम जो अगला सवाल आता है कि आजकल हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आगे बढ़े हैं, डिजिटल इंडिया को आगे लाए हैं, स्मार्ट इंडिया डिजिटल इंडिया का जो क्रेज चला है, तो जो ओवरिन सिस्ट को पता करने के लिए क्या जो युग है, इसमें कौन कौन सी जांच या कौन कौन सी चीजें आगे आ रही हैं? रेडियोलॉजिकल टेस्ट है और बायोकेमिकल टेस्ट है, मतलब कि ब्लड टेस्ट है। रेडियोलॉजिकल जी टेस्ट बहुत आसान है। आप अल्ट्रासाउंड में जाइए, आपका ऊपर से या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से आपको तुरंत पता चल सकता है। और इतना डेवलप हुआ है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी उसमें बता सकते हैं कि हाँ ये मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक सिस्ट है या फिर ये नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट है। उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। सिंपल अल्ट्रासाउंड में भी उसको पकड़ सकते हैं कि ये सिंपल सिस्ट है, कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कि ये डर्मोइड सिस्ट है, या ये चॉकलेट सिस्ट है, या फिर ये सीरस सिस्टैडिनोमा है, या बॉर्डर लाइन ट्यूमर है, या सीरस सिस्टैडिनो कार्सिनोमा है, या म्यूसिनस सिस्टैडिनो कार्सिनोमा है, या अदर जर्म सेल ट्यूमर्स है। एकदम अच्छे से उसमें पता चल जाता है। अगर माने हम नहीं पता पता कर सकते चलता हैं कि है, इसका इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उस समय बाद इसका इलाज बिल्कुल। किया जा और सकता है? फिर हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारे टेस्ट है और इनको काफी लेटेस्ट बायोकेमिकल। टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ मतलब अ, पता करना मैंने जो कोई आपने मुश्किल बताया बात निश्चित नहीं। है, बिल्कुल काफी मैंने नहीं पता नहीं, आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसानी से किया जा सकता है। और ये जो फंक्शनल सिस्ट होती है, ये कोइंसिडेंटल डिटेक्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप किसी और चीज के लिए दिखाने गए और आपको पता चला कि ओवरी में सिस्ट है, उसके कोई जी। हमें लक्षण नहीं है, कोई उससे परेशानी नहीं है, बस हमको दिखाई दी है। तो उसको फॉलो अप करना है कि 3 महीने बाद देख लीजिएगा। तो बहुत ही कम सिस्ट बचते हैं, बाकी सारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जी। अगला सवाल आ जाता है कि अगर महिला में ओवेरियन सिस्टम मौजूद है, कब इलाज कराना चाहिए? क्या इसमें कोई रिस्क है? उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि उसका साइज बढ़ सकता है, उसमें हीमरेज हो सकता है, उसमें ट्विस्ट हो सकता है, टॉर्शन हो सकता है, या ये उसके अंदर ब्लीड होके वो हीमरेजिक सिस्ट बन सकती है, या फिर वो बिनाइन ट्यूमर का ट्रांसफॉर्मेशन होके वो मैलिग्नेंट सिस्ट बन सकती है। इसलिए हर सिस्ट को
डायग्नोज करना है और उसका फॉलो अप रखना है। जी, और अगला सवाल आ जाता है। रिस्क जो जी, होती जी, जी, रिस्क प्लीज़ जो होती है कंटिन्यू। वो एज रिलेटेड होती है। जी, और कुछ कुछ सिस्ट में कुछ अच्छा, आपके सवाल में होगा शायद आगे कि उसका कारण क्या होता है मैलिग्नेंसी का। हाँ, जी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो सवाल आ जाता है ना कि जो ओवेरियन सिस्ट है, इसका जो बचाव है, वो महिलाएँ कैसे कर सकती बचाव बचाव के लिए जो है पहले कहा जाता था कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं या फिर जिन्होंने कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, उन महिलाओं को ओवेरियन ट्यूमर की संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन अभी आजकल की स्टडीज में ये पाया है कि आजकल स्मोकिंग का चलन महिलाओं में बढ़ने लगा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो स्मोकिंग इज अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर, मतलब स्मोकिंग करने वाली महिलाओं को ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन कैंसर का खतरा 3 गुना से भी ज्यादा होता है। स्मोकिंग है या मैरिजुआना का है, ड्रग अब्यूज है इसके साथ। और बहुत सारे मैलिग्नेंसीज जो होती है वो जेनेटिक होती है या हेरेडिटरी होती हैं। तो BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस अगर है आपकी फैमिली में, तो आपको आम जनता से बहुत ज़्यादा रिस्क है। या फिर किसी को, आपकी क्लोज रिलेटिव को, मदर को या सिस्टर को सीए ब्रेस्ट है या कोलन कैंसर है या एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो ये फैमिलियल या हेरेडिटरी डिस्पोजिशन भी होता है। जेनेटिक्स तो भी ऐसा। बचने के लिए मैं ये कहूंगी कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, फॉल्टी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इससे दूर रहना है। लड़कियों को एकदम छोटे एज से ही इसके बारे में एकदम जागरूक रखना है। और बाकी जो है, अगर फॉलिकुलर सिस्ट या मतलब फंक्शनल सिस्ट से बचना है, तो उसका एक आसान तरीका होता है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो फंक्शनल सिस्ट से आपको बचाया जा सकता है। तो ओनली प्रिवेंटिव मेजर फॉर फंक्शनल सिस्ट इज कीपिंग योर थायराइड अंडर कंट्रोल और हार्मोनल इम्बैलेंस अंडर कंट्रोल। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से काफी हद तक इसमें 50% तक बचा जा सकता है। मैम, जो अगला पर सवाल आ अगर जाता है हमारे पास। जी, जी, जी प्लीज़ कंटिन्यू बताइए, कुछ कह रही थी आप? हाँ, तो प्रिवेंटिव मेजर में मैं बताऊंगी वेट, एडिक्शन। जी, और जी, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको एक्स्ट्रा जागरूक रहना है उसके लिए, और अपने टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहना है। आपका ओके, बायोकेमिकल टेस्ट में CA-125 जैसे टेस्ट होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स जिसको कहते हैं, वो भी करा सकते हैं। वो भी करा सकते हैं। मैम, एक अगला सवाल और आ जाता है कि क्या इलाज के बाद भी जो ओवेरियन सिस्ट है, बहुत से लोगों ने ओवेरियन सिस्ट का इलाज कराया, क्या इसके दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपको ओवेरियन सिस्ट हो गई, वो आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो फिर से होगी। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आपने, इट्स अ लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग डिसीज है वो। तो आपने अगर ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज फिर से बनना ही है। आपने लाइफस्टाइल जी, ठीक नहीं किया, वेट ठीक नहीं किया, थायराइड ठीक नहीं किया, तो ये सिस्ट रिकर होंगी। चॉकलेट सिस्ट है, अगर आपने उसका इलाज सही ढंग से नहीं कराया, ऑपरेट नहीं कराया, खाली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से करा रहे, तो रिकर होने के चांसेस हैं। ओवेरियन मैलिग्नेंसी भी चांसेस। रिकर हो सकती है। हाँ, मैम, एक बार एक ऑपरेशन छोटा सा। करने से जी, कोई बिल्कुल। वो नहीं है कि दोबारा नहीं बनेगी। मतलब आपको दोबारा बनने के चांसेस हैं। फॉलो अप रखना है। फॉलो करना है, अपने रूटीन चेकअप को कराना आवश्यक है। फॉलो अप रखना है, हाँ। मैम, एक और सवाल आ जाता है, जो 15 वर्ष या 80 ऊपर की जो महिलाएं या जो बच्चियां हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं उनको बोलूँगी कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। बच्चे बाहर खेल-कूद करते नहीं हैं, एक्सरसाइज़ करते नहीं हैं, कैलोरीज़ कितनी जा रही है उनको पता नहीं है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और इसकी वजह से आप विश्वास नहीं रखेंगे, हर 10वीं लड़की को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ से वो ग्रसित है। इतनी ज्यादा एपिडेमिक लेवल पे ये चल रहा है, 10 गुना ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 साल में। तो इसके प्रति उनके पेरेंट्स को और खुद को जागरूक रहना है। चर्चा करनी है आपस में इसके बारे में। और थोड़ी सी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वगैरह है या कुछ पेनफुल मेंसेस हैं, तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। कोई भी चीज से झिझके नहीं।
आपस में डिस्कस करें अपनी मम्मी से या अपनी फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से या अपने टीचर से स्कूल में आप खुल के बात करें और चीज़ों को बढ़ने ना दें, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जैसी जो सिस्टिक ओवरीज हैं, इसका खाली ओवरी से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आगे जाके इन लड़कियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुल के इस विषय पर चर्चा करें और तुरंत अपना निदान करके इलाज करें। बहुत बहुत ही अच्छी आपने जानकारी, एक और आपने जानकारी इससे पहले दे रही थी कि लोग जो सेवन करते हैं, जैसे नशे का सेवन हुआ, धूम्रपान हुआ, इनसे भी बचना बहुत जरूरी है। एकदम बचना जरूरी है, वो उसके बहुत ज्यादा परिणाम है सारे खासतौर से जो यंग जनरेशन है उनके साथ ऐसी मेट्रो दिक्कतें, सिटीज मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा चलन हो गया है, जो कि एकदम गलत है। इनसे बचना चाहिए, एकदम बचना चाहिए। इसका इसका कोई फायदा नहीं है शरीर को, बिल्कुल फायदा नहीं है शरीर को। इसके लिए मैं बहुत एक बार जागरूकता। जी जी बिल्कुल एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा। पूरा देश इस समय कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है। पहला फेज हमने देखा, दूसरा फेज देखा, तीसरा फेज का ना सुना आए, जा रहा है कि आने ना वाले हैं, आए पर ना इस, आए। पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है बहुत तेज की है, देश में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। हम आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि सब लोग सराहनीय कोरोना है। हारे और देश जीते हैं। वैक्सीनेशन एकदम करना है। अब हमने प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी यस हो गया है वैक्सीनेशन के लिए, और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो था ही पहले। तो जितना जल्दी आपका नंबर लग जाए, जितना जल्दी आपका हो सके, पूरी तरह से उसमें सहयोग करें और गेट वैक्सीनेटेड एंड प्रिवेंट द थर्ड वेव, क्योंकि थर्ड थैंक वेव यू। फिर हर थर्ड जब वेव से बहुत ज्यादा बचे तबाही और बचा जा सकेगा। जी। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर शीला शर्मा उनके जो सुझाव हैं उनको आप सभी ने सुना। ओबेसिस से सारी जानकारी से आप सभी लोग या हम सभी लोग निश्चित तौर पर अवेयर हो गए होंगे। मैम आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में व्यूअर्स को जो जानकारियाँ दी, उससे कहीं ना कहीं हम सभी को फायदा मिलेगा और मिल भी रहा होगा। मैम आपने कीमती समय दिया, तो थैंक यू फॉर द लाइव सेशन। आप बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपको आपने जो कीमती समय दिया और काफी परेशानियों के साथ एक कीमती समय हुआ आपका, मैंने ज़्यादा समय लिया आपका कनेक्ट करने में और जो भी चीज़ें करने में, उसके लिए हम सॉरी कहेंगे आपसे। दैट इज और माय हो जाता फॉल्ट। है, टेक्निकल एरर्स हैं जो हो जाती हैं। हम लोग फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी अच्छे मुद्दे पर मिलेंगे एक साथ। जरूर जरूर जरूर, हमें भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो आपका मच। ये प्रयास लेकिन बहुत सराहनीय है। ये सोशल सर्विस, ये सोशल कॉज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, हेड्स ऑफ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।